महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की सियासत मातोश्री से ही चलती रही है। एक समय था कि मातोश्री का हुक्म आखिरी हुक्म माना जाता था, लेकिन आज मातोश्री अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे के सामने एक बार फिर से पार्टी और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अभी तक सब समझ गए होंगे कि वो संकट क्या है। पिछले 4 साल से दूसरी बार उद्धव की पार्टी में टूट पड़ी है। 2022 में सत्ता और शिवसेना गंवाई और 4 साल के बाद फिर से टूट हो गई। इस बार 6 लोकसभा सांसद उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और अब बारी विधायकों की, यानी कि संकट अब विधायकों पे नजर आ रहा है। ठाकरे परिवार के सामने संकट की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस नेता ने साल 2019 में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के राजनीतिक उदय के लिए हंसते हंसते अपनी सीट का बलिदान दे दिया था, आज वो भी उद्धव का साथ छोड़कर बागियों के पाले में जाता नजर आ रहा है। और ये केवल एक विधायक का टूटना नहीं है, बल्कि ठाकरे परिवार के प्रति निष्ठा की दीवारों में आई गहरी दरार का एक बहुत बड़ा सबूत भी है। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई थी। अब पूरा मामला भी बैठक से जुड़ा है। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच बुलाई गई उद्धव की बैठक में शिवसेना के 3 विधायक और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे। इसके चलते एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई कि सांसदों के बाद अब क्या उद्धव गुट के विधायक भी एकनाथ शिंदे की सेना में घुसने वाले हैं। हालांकि इन विधायकों ने अपनी गैर हाजिरी के बारे में पार्टी को पहले से बता दिया था कि वो बैठक में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी के लिए एमएलसी चुनाव, खराब सेहत या फिर अपनी कोई भी, यानी कि निजी कामों का हवाला दे दिया था। ऐसी ही बातें उस समय भी हालांकि हुई थी जब बैठक से सांसद नदारद हो गए थे। इस बार फिर से वही फेहरिस्त के नाम पर बहुत अहम है, वो सुनील शिंदे का है। एमएलसी सुनील शिंदे ही वो नेता हैं जिन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए अपनी वर्ली की जमी जमाई सीट छोड़ दी थी। आदित्य ठाकरे के लिए सीट छोड़ने वाला नेता क्या बागी हो गया है? और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है, उद्धव ठाकरे की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का बेड़ा आदित्य ठाकरे के ऊपर है। ठाकरे परिवार के इतिहास में पहली बार कुछ सदस्य 2019 के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया था। ये नाम आदित्य ठाकरे का है, जिनके लिए सबसे सुरक्षित और मुफीद सीट वर्ली चुनी गई। इस सीट पर शिवसेना के कद्दावर नेता सुनील शिंदे का दबदबा था और 2014 में वर्ली से विधायक बने थे। अब आदित्य ठाकरे का जब चुनाव लड़ने का फैसला तय हो गया और मातोश्री से आदेश आया, तो सुनील शिंदे ने बिना एक पल गवाए अपनी जीती जिताई सीट आदित्य ठाकरे के नाम कर दी और वो सीट कुर्बान कर दी। आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव भी लड़े और जीतकर विधायक भी बन गए और 2024 में दूसरी बार फिर विधायक बने। वहीं सुनील शिंदे के सीट छोड़ने के फैसले को शिवसेना की परंपरा और ठाकरे परिवार के प्रति अटूट निष्ठा के रूप में देखा गया था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि आज वही त्याग करने वाला नेता उद्धव की बैठक से दूर हो गया। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुनील शिंदे भी बागी गुट के साथ जाना चाहते हैं, जिसके लिए उद्धव की बैठक में शामिल नहीं हुए। सुनील शिंदे भी बागी गुट के साथ जाते हैं और उद्धव के मुंह मोड़ लेने के बाद फिर पार्टी के भीतर असंतोष की आग काफी गहरी हो गई। उद्धव ठाकरे के लिए गहराया अस्तित्व का संकट। शिवसेना के एक के बाद एक करीबियों का साथ छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए अब सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व की शाख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण नजर आते हैं। बागियों का हमेशा से यही आरोप लगाया गया है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे एक तक आम विधायकों और कार्यकर्ताओं की पहुंच जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। मातोश्री के दरवाजे जो कभी शिव सैनिकों के लिए हमेशा खुले रहते थे, वहां एक खास घेरा अब तैयार कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई बगावत के महाविकास अघाड़ी का ढांचा पूरी तरीके से हिल गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बाद उद्धव की पार्टी के पास सांसद थे, लेकिन शिंदे के ऑपरेशन टाइगर ने उन्हें सियासी हाशिए पर पहुंचा दिया है और अब इस टूट फूट के चलते उद्धव ठाकरे की सियासी ताकत कमजोर पड़ गई है। शिवसेना के पास 3 सांसद ही रह गए हैं और उद्धव की बैठक से 3 विधायक और 1 एमएलसी की गैर मौजूदगी अगर बगावत में बदलती है, तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब महाविकास अघाड़ी के गठन के बाद से ही पारंपरिक शिव सैनिकों का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा था। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को जमीनी स्तर पर शिव सैनिक पचा नहीं पाए, जिसका फायदा विरोधी गुट के पहले उठाया गया और अब फिर से उठाया जा रहा है। बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना में कोई बगावत सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिन नेताओं को उद्धव ठाकरे लेकर आए थे, वो भी अब बागी हो रहे हैं। अब क्या आदित्य ठाकरे का सियासी भविष्य खतरे में है? सवाल ये भी है। बाला साहेब ठाकरे के सियासी वारिस उद्धव ठाकरे बनकर उभरे, लेकिन बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने खुद को साबित किया। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं का ठिकाना शिंदे की शिवसेना ही बन रही है। वहीं
शिवसेना की असली ताकत हमेशा से मुंबई, थाने और कोंकण के तटीय इलाके में रही। अब पहली बगावत के बाद इन क्षेत्रों के विधायकों, नगर सेवक और जमीनी स्तर के नेता शिंदे के साथ ऑलरेडी जा चुके हैं। वहीं शिवसेना में फंड और बूथ मैनेजमेंट संभालने वाले कद्दावर नेता भी अब पाला बदल चुके हैं। और इस तरह से जब आपकी अपनी जमीन पर ही सियासी घेराबंदी हो रही हो तो आप सहयोगियों से राज्य स्तर पर बड़ी रियायतों की मांग नहीं कर सकते, जब हालात आपके ऐसे हों। अब उद्धव ठाकरे का सियासी वारिस आदित्य ठाकरे माने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह पार्टी के नेता सब छोड़कर जा रहे हैं, ये तो सवाल उठने लगा है कि अब क्या आदित्य ठाकरे भी एक बड़ा कारण है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि उससे आदित्य ठाकरे के लिए अपनी राजनीति को बुलंदी तक ले जाना मुश्किल होगा। अब साल 2019 में मुंबई की वर्ली सीट से जिस नेता ने कुर्बानी दी थी, उसी क्षेत्र में अब आदित्य ठाकरे के लिए आने वाले चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। 2024 में भी शिंदे और बीजेपी ने मिलकर वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को घेरने का प्लान जरूर बनाया था, लेकिन जीतने में वो सफल नहीं रहे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दिक्कतें बढ़ेंगी। आदित्य ठाकरे को शिवसेना का युवा चेहरा और भविष्य के नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस ताजा बगावत ने उनके नेतृत्व कौशल और टीम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना में ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि असली विरासत की लड़ाई बन गई है। ऐसे में जब त्याग करने वाले पुराने वफादार भी साथ छोड़ दे तो जनता के बीच ये संदेश जाता है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं कोई गंभीर कमी है। अब क्या वापसी कर पाएंगे उद्धव और आदित्य ठाकरे? अब उद्धव ठाकरे के सामने अब अपनी बची खुची साख और संगठन के बिखरने से बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। सहानुभूति कार्ड हमेशा काम नहीं आता, जमीन पर उतरकर संगठन को नए सिरे से खड़ा करना होगा। एक तरफ जहां विरोधी गुट पूरी तरीके से आक्रामक है और खुद को असली शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की सियासी वारिस के तौर पर साबित करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये करो या मरो की स्थिति बनती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय तक बाला साहेब ठाकरे ने अपने हिसाब से चलाया। सूबे में शिवसेना का अपना सियासी मुकाम हुआ करता था, लेकिन 4 साल में 2 बार पार्टी में टूट फूट हो जाने से सियासी टेंशन अब बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे को एक सियासी झटका लगते जा रहा है, जो उनके लिए राजनीतिक टेंशन का सबब बन गया है। अब उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के साथ वापस जाने के सारे रास्ते वैचारिक और राजनीतिक रूप से ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस और शरद पवार इस बात से बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के पास महाविकास आघाड़ी में बने रहने के अलावा और कोई दूसरा व्यवहारिक विकल्प ही नहीं है। सियासत में जब सहयोगियों को पता हो कि आपके पास जाने के लिए कोई और दरवाजा ही नहीं है, तो वो अपनी शर्तें ज्यादा मजबूती से आपके ऊपर थोपने लगते हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब भी अपने बचे हुए नेताओं को एकजुट रखने और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतने में नाकाम रहते हैं। तो ठाकरे ब्रांड का ये सबसे कठिन दौर उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत भी साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए मातृश्री से बाहर निकलकर जमीन पर उतरकर संघर्ष करना होगा। जैसे 2022 में बगावत के बाद पिता पुत्र की जोड़ी जमीन पर पसीना बहाते नजर आई थी, अब वही पसीना बहाने की फिर से जरूरत है, नहीं तो उद्धव ठाकरे का यह गुट पूरी तरीके से बिखर जाएगा और ऐसे बिखरेगा जैसे कि कांच के टुकड़े बिखरते हैं और फिर जोड़ने से भी जुड़ नहीं पाते। लेकिन आके महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है, सबकी नजरें टिकी है खास करके उद्धव ठाकरे गुट पे और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के ऊपर कि आखिरकार किस चीज से अब इतना ज्यादा बदलाव आता है कि आदित्य ठाकरे के ऊपर भी उनके राजनीतिक करियर पे भी असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन और आप ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber-reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,